इंडिया का नेशनल एंथम जब हम देखते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में चाहे क्रिकेट में, जब भी नेशनल एंथम उनका स्टार्ट होता है तो वो लोग रिस्पेक्ट में, अफगानिस्तान के लोग रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। इवन अक्सर इंडिया के परचम भी लहराते नजर आते हैं। चीनी जहाज ने तो ये नाकाम हो गए हैं, चाइनीज जहाजों का कोई फ्यूचर नहीं है। जारी बात है, हो सकता है चाइनीज जहाज ही होगा। कि किसी देश में किसी बेगुनाह के मरने के ऊपर हंसना पता क्या होता है, कर्मा रिटर्न होता है। आज उसी बांग्लादेश के लोगों से पूछता हूं जो फेसबुक पर हंसी मजाक बना रहे थे भारत के लोगों का। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते हो, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे, अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। इतना मैं बारीकी से नहीं जानता एग्जैक्टली क्या नंबर्स हैं क्या हैं। एक ग्लोबल बैन लगना शुरू हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये शुरुआत करी है इजराइल ने, और उसको फॉलो कर रहा आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका। ये बांग्लादेश की एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट था दैट क्रैश्ड इन अ स्कूल कैंपस ढाका के अंदर। कि यार तुम उस कम्युनिटी से आते हो जहां पे आज तक ये नहीं पता लगा तुम्हारा बाप कौन है। 10-10 बार तो तुम्हारी माँ का हलाला होता है, और हलाला करने वाला कोई भी हो सकता है, दादा, चाचा, ताया, मौलवी, भिखारी। मगर आप कह रहे हैं कि एक आदमी भी नहीं है या 2 आदमी भी नहीं है। मैं कहूंगा नॉट एट ऑल, जरूर होंगे। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जहाज गिरे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जहाज गिरते हैं, अक्सर कोई ना कोई हमें भी खबर आती रहती है। लेकिन चैंगडू J7 जैसे मैंने बताया कि इज अ चाइनीज बिल्ड फाइटर जेट है, लेकिन ये सोवियत MiG-29 से ड्राइव किया गया या उसके ऊपर नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर चाइना को पीछे छोड़ दिया। अब ये चीज़ हो क्यों रही है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के 2 बड़े ग्राहक हैं। एक है चाइना के 2 बड़े ग्राहक हैं अगर उसको डिफेंस इक्विपमेंट बेचना है तो। एक है पाकिस्तान, दूसरा है ये मतलब कि बांग्लादेश। अब अगर आप देखो, पाकिस्तान उस हिसाब से परचेस करता है कि चाइना उसको क्रेडिट देता है कि अब 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन के क्रेडिट ले लीजिए, और उसी क्रेडिट के चक्कर में पाकिस्तान हथियार परचेस कर लेता है। लेकिन बांग्लादेश उस हिसाब से नहीं था, बांग्लादेश ने कुछ चीज़ें परचेस की थी। अब यहाँ पर बात आ रही है कि एक ट्रेनिंग वाला एयरक्राफ्ट है, एक ट्रेनिंग वाला फाइटर जेट है जो कि क्रैश कर गया। दैट वाज मेड बाय चाइना। हालांकि इसमें आप फ़ोटो भी देखेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार चाइना की जो इमेज है वो इतनी मेंटेन कैसे कर पा रहा है। मतलब चाइना की इमेज है ना कि वहाँ की चीज़ें ठीक नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप कॉपी सारी चीज़ें करोगे तो फिर कैसे ही होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे मेड इन चाइना चीज़ों का यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही है, और कैसे बांग्लादेश के अंदर ये फाइटर जेट क्रैश हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। बांग्लादेश के अंदर कहा जा रहा है कि एक जेट जो है वो गिरा है, आई थिंक चाइनीज़ मेड था, और ये क्रैश कर गया, जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा शदीद नुकसान हुआ वहाँ पे। और कहा जा रहा है कि 19 लोग अपनी जान से चले गए हैं, 164 इंजर्ड हुए हैं। ये बांग्लादेश की एयरफोर्स का ट्रेनिंग जेट था दैट क्रैश्ड इन अ स्कूल कैंपस ढाका के अंदर। अब हमारे दोस्त जो हैं भारत के अंदर वो कह रहे हैं कि पायना जड़ा ना चीनी जहाज ने तो ये नाकाम हो गए हैं, चाइनीज़ जहाज़ों का कोई फ्यूचर नहीं है। जारी बात है, हो सकता है चाइनीज़ जहाज़ ही होगा, लेकिन सवाल फिर ये आखिर में आता है कि जो वो जैसे कहते हैं ना, कल को कोई पता नहीं किसके साथ क्या हो जाना है, लेकिन ये चीज़ तो रह जाएगी अब लोगों के दिमागों में। और ये मिलिट्री ट्रेनिंग था, मतलब ये नहीं है कि ऐसे है। बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई लड़ाई लड़ी है, आई डोंट नो। और किस तरह की लड़ाई होगी, क्या होगी, कैसे उन्होंने लड़ी है। एक ग्लोबल बैन लगना शुरू हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और ये शुरुआत करी है इजराइल ने, और उसको फॉलो कर रहा आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका। ये दोनों कंट्रीज को पता लग गया कि चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो स्पाई का काम करते हैं। इनकी गाड़ियां, इनके डिवाइसेस, यहाँ तक कि वैक्यूम क्लीनर भी। उनको मालूम पड़ गया है कि ये जो गेम है ग्लोबल पावर की और डोमिनेंस की जो चाइना खेल रहा है, उसने हर चीज को यूज करना शुरू कर दिया एज अ स्पाई। और 1 बाय 1 एक एक कंट्री एक ही काम कर रही है। वो अपने कंट्री के दरवाजे चाइनीज टेक्नोलॉजी के लिए बंद कर रहे हैं। और उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया कि चाइना के जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं
वो अब इंटेलिजेंस एजेंसी के और आर्मी के लोग यूज नहीं करेंगे। और पहला विक्टिम बना BYD, जो चाइना की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार है। और जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं इजराइल के, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमें आज तक चाइना का कोई भी एक सिंपल प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं मिला जो कि डाटा को ट्रांसमिट ना कर रहा हो चाइना में। इसलिए बोल रहा हूं भारत को अब इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और पहला साइन हमने देख लिया कि जापान ने TGI के ड्रोन्स को बैन कर दिया, क्योंकि उसका सारा जो डाटा था वो जा रहा था CCP को। ऑस्ट्रेलिया ने जो चाइनीज टेलीकॉम है उसको बैन कर दिया कि 5G नेटवर्क को मैं एंटर नहीं करने दूंगा। यूके ने इनकी ऑडिट करनी शुरू कर दी है कि उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां पर इनका सामान लगा है, उसको निकाल के बाहर फेंको। और यूरोप जो अपने आप को लिबरल मानता है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें जो इनके सोलर पैनल आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन्हें नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि ये सारे CCP के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि इनकी डिवाइसेस अब सर्वेलेंस का काम कर रही हैं। I still have to see that ये जो Chengdu J7 जो है, ये एक पुराने जहाज हैं, एजिंग है, प्लेटफॉर्म है। टेक्निकली तो ये सोवियत MiG-21 से डिराइव होता है, ठीक है ना जी। और दिस इज व्हाट आई सा एंड नो कि टेक्निकली जो ये जो Chengdu J7 है, बीइंग ऑल्दो इज एन एजिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन ये सोवियत जो MiG-21 है वो वहाँ से ये डिराइव होता है, ठीक है जी। और ये बांग्लादेश के अंदर काफ़ी इंसिडेंट हो चुके हैं F7 के। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट। इसको भी थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, देखना होता है कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। बहरहाल आप देखेंगे कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसमें क्या वो करती है, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना Chengdu J7, ये तमाम इंडिया के अंदर भी बहुत सारे जहाज़ गिरे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जहाज़ गिरते हैं, अक्सर कोई ना कोई हमें भी खबर आती रहती है। लेकिन Chengdu J7 जैसे मैंने बताया कि इज़ अ चाइनीज़ बिल्ड फाइटर जेट है, लेकिन ये सोवियत MiG-29 से ड्राइव किया गया है या उसके ऊपर बेस है। और ये ज़्यादातर एशिया अफ्रीका में यूज़ किया जाता है। गरीब ममालिक ही इसको इस्तेमाल करते होंगे डेफिनेटली। बांग्लादेश एयरफोर्स के पास था। और सो ये अब वो जैसे कहते हैं ना कि 1960 से लेके अब तक ये 50 सालों में को 2400 ये जहाज़ बने थे, चाइना से लिया और सारा कुछ किया। लेकिन अब वो सवाल फिर यही आ जाता है जनाब के जिसे कहते हैं ना, किससे पूछें, ये वाक़यात जो है वो हो जाते होते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ तो बड़ी गारंटी से बता सकता हूँ कि कभी भी जो पायलट होता है ना, पायलट वो नहीं चाहता, उसकी ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि सिविलियंस को नुकसान पहुँचे। या फौजों की, कोई भारत की फ़ौज हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, इंडिया की फ़ौज हो, वो हमेशा ही अपने लोगों को ज़रूर प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप बात? वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आज हंसने का मूड हो रहा है या नहीं, सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आज बांग्लादेश वालों तुम्हारा दिल कर रहा है हंसने को? क्या होगा अगर आज पूरे भारत के लोग 150 करोड़ अवाम जनता आकर अगर बांग्लादेश के उन्हीं पोस्ट के ऊपर जहां बच्चे मरे हैं स्कूल में या इस प्लेन के नीचे जो क्रैश हुआ है, अगर उसी पोस्ट के ऊपर भारत के 150 करोड़ लोग आकर हंसने वाला इमोजी ऐड कर दें, तो एक तो आपका वो पोस्ट ही कंप्लीटली जो है वो जैम हो जाएगा, आपका इंटरनेट बिल्कुल रुक जाएगा कि इतने लोग आए। और ऊपर से वो सारे अगर हंसे तो कैसा लगेगा अंदर से? कैसा फील करोगे तुम लोग अंदर से कि यार हमने जो काम किया था, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था उस पर जो हम लोग हंस रहे थे, क्या वो हमने अच्छा किया था या बुरा किया था? हम उस टाइम भी बोल रहे थे कि बेगुनाह लोगों के मरने पे कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी भी किसी भी देश में कोई ऐसा कुछ होता है जिसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, आम सिविलियन लोग मारे जाते हैं, उनके ऊपर हंसना, उनका मजाक उड़ाना, एक दिन ऐसे ही रिटर्न कर्मा आता है। आज आप देखिए, 1 महीना भी नहीं गुजरा, वहां प्लेन क्रैश हुआ भारत के अंदर, पाकिस्तान और बांग्लादेश हंस रहा था। आज इनका एयरफोर्स का जो F7 क्रैश हो जाता है, वो भी एक स्कूल के ऊपर। देखिए, भारत में मेडिकल कॉलेज से टकराया था, उसके ऊपर गिरा था, और बांग्लादेश में स्कूल के ऊपर गिर गया।
क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी बेगुनाह स्टूडेंट थे, ये भी बेगुनाह स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए कि क्या तुम लोगों ने अच्छा काम किया था? भारत के बच्चे, स्टूडेंट्स, फैमिलीज, निहत्थे लोग, बेगुनाह लोग, मासूम लोग, जिस एरोप्लेन में जिसकी जान गई थी, जिसका तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे, क्या तुम लोगों ने वो अच्छा काम किया था? क्या उस पे तुम लोगों को जो है एक प्राइज मिलना चाहिए? और अगर तुम लोगों ने वो अच्छा किया था और वो काम अच्छा था, तो क्या आज भारत के लोगों को आप इनवाइट करोगे कि आइए, हमारे देश में स्कूल के ऊपर एक प्लेन गिरा है, आप भी हंसिए हमारे ऊपर, आप भी यहां पर मजाक उड़ाइए हमारे उन स्टूडेंट्स का, हमारे उन लोगों का जो इस प्लेन क्रैश के नीचे जाकर मरे हैं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो फिर भारत वालों को भी करना चाहिए, हमें भी आकर हंसना चाहिए आपके उन सारे पोस्ट पे जिधर आप लोग रो रहे हो, जिधर वो फैमिलीज जो अपने प्यारों को खोज रहे हैं, तो फिर भारत वाले भी आकर उधर हंसेंगे अगर आपने अच्छा काम। भारत का म्यांमार के ऊपर स्ट्राइक करना, ये पड़ोसी पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा। दुनिया कुछ नहीं बोल रही, पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है, लेकिन तड़तड़ा रहा है पाकिस्तान। और बार बार लेकर कल से अभी तक 200 से 250 बार पाकिस्तान के सारे न्यूज चैनल पर एक ही वीडियो जो है बनाई जा रही है कि एक आजाद मुल्क के ऊपर भारत ने जो है, भारतीय सेना ने जो है जाकर बमबारी कर दी। भैया, अच्छा, कितनी सोचने वाली बात है कि पाकिस्तानी मीडिया को यह न्यूज बनाते हुए इनको थोड़ी सी शर्म भी नहीं आ रही। अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो पाकिस्तानी मीडिया आज इतना बौखला रही है, आज इतना भौंक रही है कि भारत ने म्यांमार में जाके स्ट्राइक या बमबारी कर दी। आई ने दावा किया है कि उसके कैंप्स पर भारत ने हमला किया है, जिसमें उसके टॉप कमांडर मारे गए, लेकिन सेना और असम सरकार कह रही है कि ऐसा कोई ऑन ऑपरेशन हुआ ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि यूएलएफए ने क्या दावा किया है, जवाब में सेना और सरकार ने क्या कहा। दरअसल रविवार की सुबह यूएलएफएआई ने एक प्रेस बयान जारी कर देश भर में हलचल मचा दी। अननोन गनमैन के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन साहब अब अननोन ड्रोन भी आ गए। भारतीय सेना के कुछ कह रहे हैं सैकड़ों, कुछ कह रहे हैं हजारों ड्रोन्स ने जाके म्यांमार में घुस के अल्फा आई, यानी परेश बरुआ वाली जो अल्फा है, अल्फा इंडिपेंडेंट, उसके एक कैंप पर हमला किया। और ये पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि अल्फा ने खुद ने एक प्रेस रिलीज जारी की और ये कहा कि साहब कि हमारे एक बहुत सीनियर कमांडर मारे गए, 19 हमारे काडर मारे गए और 19 लोग घायल हुए हैं, और जो पीएलए है आपका मणिपुर वाली जो आउटफिट है उसके भी कुछ लोग हैं, वो भी मारे गए। तो ये जब आया तब ये पता चला, और ये उन्होंने खुद ने कहा कि साहब कि ये इंडियन आर्मी की स्ट्राइक थी। तो इंडियन आर्मी तो आप जानते हैं इस समय ड्रोन कैपेबिलिटी भारत की जो है वो उच्चतम कोटि की है, यानी पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध हो रही है। विशेषकर जब हमने अपने ड्रोन से पूरी तरह से पाकिस्तान की ठुकाई की और चीन के जितने भी उनके एयर डिफेंस थे और दूसरे उपकरण थे उनका उन्होंने बिल्कुल उनको नष्ट कर दिया। ये तो भाई एक आजाद मुल्क की खिलाफ वर्जी है, पला है, इटीसी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ड्रोन्स आकर वहां पर अटैक करते हैं, कई बार वो अफगानिस्तान के किसी भी एरियाज में घुसकर बच्चों और सिविलियंस को मारते हैं, आपने कई बार देखा होगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, मीडिया और ये सारे दलाल और सुअर के बच्चे एक ही बात करते हैं कि भैया टीटीपी अफगानिस्तान में छुपी हुई है, भैया जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के जो लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, ये वहां से आकर हमारे देश में हमले करते हैं। हमने पता लगाया कि इनके कैंप से वहां पर इनका लीडर था, और आज तक ये एक बंदे को सबूत के साथ नहीं दिखा सके कि हां हमने बीएलए का या टीएफएफ का जो ये क्या नाम है इसका, टीटीपी का एक भी लीडर या एक भी प्यादा नॉर्मल बंदा या सोल्जर हमने वहां पर अफगानिस्तान में मारा है। जब भी इन्होंने वहां पर अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है तो सिविलियन लोगों के घरों पर बच्चों को ही मारा है। जब फिर उसके बाद लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है बॉर्डर पर, फिर महीने तक चलती है, फिर ये अपने चेक पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। आज वही सेम टू सेम कहानी है। देश अलग है, जमीनें अलग है, सेना अलग है, लेकिन कहानी सेम है। आज
भारतीय जो है वो आर्मी ने म्यांमार में अपने दुश्मनों के ठिकानों को ऐसा निशाना बनाया है जैसे कि पाकिस्तान में वो क्या नाम है, मसूद अजहर तक कौन था जिसकी फैमिली के 10 बंदे उड़ा दिए थे, वहीं पर घर में उसके 10 फैमिली के 10 बंदे उड़े। यानी कि इतना कंफर्म अटैक पाकिस्तान कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई कोई इसके पास ना सबूत होता है, ना कंफर्मेशन होती है, ना इसको पता होता है कि वहां पे लोग है भी नहीं है। बस दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार टीटीपी के लोग अफगानिस्तान से आ रहे हैं, बीएलए के अफगानिस्तान से आ रहे हैं, उठ के वहां पे स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन भारत ने जहां जहां भी स्ट्राइक किया है, अब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन कौन सी जगह को टारगेट बनाया, कहां कहां भारत के मिसाइल गिरे, कहां कहां ड्रोन जाके उन्होंने वहां पे बिजलियां गिराई। अब ये जो स्थान है वो ये इसको बोलते हैं पांगसू, ये पास है, पांगसू पास। और ये जो आप ये रूट देख रहे हैं, ये यहाँ ये डिब्रूगढ़ है, यहाँ तिनसुकिया है, तिनसुकिया से ये देखिए ये इधर चलता है डिगबोई होते हुए और ये जा रहा है, ये ओल्ड मांडले रोड बोलते हैं इसको। तो ये जो ओल्ड मांडले रोड है, मांडले ये रहा। वैसे जो अभी तक आजकल जो बातचीत हो रही है वो ये है कि साहब यहाँ पर मणिपुर के पास में ये इम्फाल है, ये है इम्फाल से ये है मोरे। तो ये मोरे से जो रोड जाती है वो मांडले, और उससे जो आप बात कर रहे हैं जो थाईलैंड को जोड़ने के लिए जो हाईवे बनाया जा रहा है, यानी कि ट्रांसनेशनल हाईवे है, वो यहाँ से इसका अलाइनमेंट जाता है। और जो स्थान बताया जा रहा है वो ये है, ये क्योंकि यहाँ पर कैंप इनके थे जो भी, वो पूरे के पूरे नष्ट कर दिए गए। अब आप जो देख लें, ये यहाँ पर भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है, विजयनगर बोलते हैं उसको, जो बिल्कुल आपके अंडमान की सीध में पड़ता है लगभग। वैसे तो अंडमान ईस्टर्न मोस्ट हो जाते हैं, लेकिन ये लगभग अंडमान की सीध में पड़ता है। मेनलैंड में ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है भारत का। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इससे एक मैसेज दिया गया है। और मैसेज किसको दिया गया है? इस समय आप देख रहे थे कि फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हो रहा था। पाकिस्तान की जब मार पड़ी तो पाकिस्तान को जब न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन बता दिया मोदी जी का, जो मोदी डॉक्ट्रिन है कि भाई न्यू नॉर्मल क्या है पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में, कि पाकिस्तान कोई भी टेरर एक्ट करेगा तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के आईएसआई ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी बांग्लादेश में, और यहाँ बांग्लादेश में जाके इनके आईएसआई वालों ने मिल के कहे कि भाई बांग्लादेश वालों आप थोड़ी मदद करो। और इधर से जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है चिन प्रोविंस, ये है चिन प्रोविंस है चिन, और ये है सगैंग। तो ये जो क्षेत्र है ये लगभग सगैंग में पड़ता है, और इधर चिन से इधर यहाँ पर ये चाइना आ जाता है, ये है चाइना। तो ये जो कैंप यहाँ जो चल रहा है वो चाइना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 200 किलोमीटर दूर मान लीजिए। तो वो 200 किलोमीटर दूर चाइना ने, पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने, तीनों ने मिल के यहाँ पर ये उल्फा आई को रीएक्टिवेट करने का प्रयास किया। आपको पता है कि उल्फा का जो बड़ा धड़ा है वो पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका है, और वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उसने आत्मसमर्पण करके, और ये अल्फा आई को भी कहा कि आप भी आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन अल्फा आई जो है वो परेश बरुआ के नियंत्रण में है। और परेश बरुआ इस समय जानते हैं कहाँ बैठे हुए हैं? परेश बरुआ इस समय ढाका में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने भी यही कहा है। जो बेलारूस की सदर है उन्होंने कह दिया कि कश्मीर पे नहीं बोलना। यूरोप ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो जो मुल्क हैं इस वक्त यूरोप के, उनको अमेरिका ने धक्का दिया। कुछ उनकी लीडरशिप की गलती है। मतलब इंडिया वाज अ थर्ड पार्टी, क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया था। अभी इंडिया को भी बोलेगा तुम ना किसी थर्ड पार्टी से मेरे को भेज दो, मुझे तो चाहिए। तो ये सारे जितने सारे नाटक करते हैं ना ये लोग, इनकी खुद की औकात नहीं है आज।
अमेरिकन कंपनीज टोल्ड द अमेरिकन गवर्नमेंट कि भाई ये सैंक्शन हटाओ। भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। मतलब ये तो एक शॉकिंग पोजीशन में होंगे कि ये क्या हो क्या रहा है इनके मुल्क के अंदर, और उसके बाद फिर मुझसे ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बोलूं मैं क्यों बोलूं? नहीं तो हमारी नुकसान हो रही है। आपने कभी देखा है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है? Crush your economy if US Senator Lindsey Graham warns India, China and Russian oil। ये तो मुझे बड़ी एम्प्टी बातें लग रही हैं। बिल्कुल इस वक्त यूरोप की जो वहाँ पर जो रिफ्यूजी क्राइसिस, तो वो कोई निकल गया, सरकोजी निकल गया जनाब एक मेडल लेके, तो उधर से वो दुनिया में अपोजिशन कोई है नहीं, अवाम लेटी हुई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हाथ बन के शराफिया के सामने खड़ी हैं। दुनिया के जिस मुल्क में भी हम चले जाएं मुलाजमत कर रहे हैं आजकल शराफिया की। 100 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा के पूरा अमेरिका बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रही है या हो गई है वो, लेकिन वो यूरोफाइटर वाले आ जाएंगे कि कुछ तो दे दो बाबा, हाथ भी ऐसा कर लेगा, कुछ तो दे दो बाबा ऐसा करेगा, बट उसके बाद दिखाना है कि देखो वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, तो हम सैंक्शंस कभी भी लगा सकते हैं। Now what is going to happen is that अगर ये सैंक्शन लगाए ना, see as it is, अगर आप इंडिया के मार्केट देखो, there is a huge demand of petrol in India, या crude oil in India is not going down anytime. Because European Union is all set for a free trade agreement with India. So you have put that sanction on an Indian company, फिर उसके बाद आप ट्रेड डील करने आओगे तो क्या बोलोगे? इंडिया छोड़ देगा कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया, so I will invest more। इनके हाथ में कुछ है नहीं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों हम सबको पता है कि यूरोप ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे और गुजरात के अंदर जो एक रिफाइनरी है उसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा बातचीत थी। अब उसमें मैटर ये थी कि उस रिफाइनरी को खास करके बैन इसीलिए किया गया था कि वो अपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो यूक्रेन को बेचता है। अब देखने वाली बात यह है कि हम रशिया से परचेज़ करते हैं, हम यहाँ पर उस ऑयल को उसकी कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वही प्रोडक्ट्स जो है वो यूक्रेन को बेचते हैं। अब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है। अब मतलब कि यूक्रेन को फंडिंग कौन कर रहा है? तो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो सारे फंडिंग कर रहे हैं। रशिया को फंडिंग कौन कर रहा है? तो कभी रशिया को डायरेक्टली फंडिंग कोई नहीं कर रहा, लेकिन रशिया को जिस तरीके से इंडिया परचेस कर रहा है ऑयल वहाँ से, तो इनडायरेक्टली इंडिया ही फंडिंग कर रहा है रशिया को भी। तो सारी चीज़ें घुमाकर वहीं आ रही है कि अगर इंडिया यहाँ पर रशिया से ऑयल परचेस करना बंद कर दे तो हो सकता है कि रशिया वीक हो जाए या फिर उस टाइप की चीज़ें, लेकिन वो चीज़ अभी हो नहीं पा रही है। और यूरोप ने जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए थे इंडिया पर वो अब चल नहीं पा रहे क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, तो बैकफायर कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। यार आप अमेरिका को रोज एक नया झटका बोलते ना, भारत के अंदर जो चल रहा है उससे हमारी जो अर्बन नक्सल है वो बोलते हैं रोज एक नया घाव। आजकल ट्रंप भी बोलना शुरू हो जाएंगे रोज एक नया झटका। रशियन ऑयल एक ऐसी चीज है विच इज बिकम छुआछूत इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, परसेप्शनली यूज सब करते हैं। आई थिंक अमेरिका भी इंपोर्ट कर रहा होगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन रशियन ऑयल के ऊपर हमको बोला जा रहा है कि भैया आप मत यूज करो, मत यूज करो, मत करो, मत करो, मत करो। और हमारे ऐसे लोग हैं कि हम 70, 80, 90 पता नहीं 1.5 लाख करोड़ रुपए की डील करके आ जाते हैं। $13 बिलियन की एक लॉन्ग टर्म डील आपने कर रखी है। आप जाके उनके ऑयल फील्ड खरीदने की बात कर रहे हो। रोजनेफ्ट में चक्कर हुआ तो आपने एक अपने बंदे को लगा दिया, भैया वो भी खरीद ले, नो प्रॉब्लम। और वही रोजनेफ्ट जाके एक और डील चेप देता है जाके। ये हो क्या रहा है भाई? व्हाट आर यू ट्राइंग? भारत की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाकर यूरोप सोच रहा था कि वो भारत को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। 12 घंटे के भीतर ही यूरोप ने खुद बयान जारी कर सफाई दी कि भारत को टारगेट नहीं किया गया। सवाल यह है कि भारत ने ऐसा क्या किया कि यूरोपीय यूनियन को पीछे हटना पड़ा। चलिए जानते हैं आज की पूरी खबर इस पावरफुल वीडियो में। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने रूस पर लगाए अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज में
भारत की नायरा एनर्जी लिमिटेड जो देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है उसको भी घसीट लिया। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन ये संदेश साफ था कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। लेकिन भारत पीछे नहीं हटा। विदेश मंत्रालय ने ईयू को करारा जवाब दिया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा किसी के दबाव में तय नहीं करेंगे। ना नाटो अदालत है, ना ईयू नैतिक गुरु। पहले अमेरिका ने कहा था कि भारत और चीन अगर रूस से तेल खरीदते हैं तो 500% टैरिफ लगा देंगे। भारत ने WTO का रुख किया और अमेरिका खामोश हो गया। इसके बाद नाटो प्रमुख ने धमकी दी कि रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 100% प्रतिबंध लगाए जाएंगे। लेकिन भारत ने एक लाइन में कह दिया कि हम निर्णय नाटो की बंदूक के डर से नहीं, अपनी जरूरतों से करते हैं। ईयू को जब भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया मिली तो वो वहां मिर्ची लगी, इसलिए उन्होंने सफाई दी कि ये प्रतिबंध भारत पर नहीं रूस पर है। भारत से सप्लाई या इंपोर्ट को रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मतलब साफ था कि यूरोप डर गया कि कहीं भारत कोई जवाबी कदम न उठा ले, और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है। चलिए अब जानते हैं यूरोप क्यों सफाई देने लगा। दरअसल यूरोपीय कंपनियां भारत की आईटी कंपनियों पर निर्भर है। भारत यूरोप को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं, मेडिकल डिवाइसेस भेजता है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री चरमराई है, चीन पर भरोसा नहीं है, और ऐसे में भारत यूरोप का सबसे बड़ा विकल्प है। राफेल जैसे प्रोजेक्ट से यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री भारत पर निर्भर है। भारत यूरोप ट्रेड $124 बिलियन के पार है और इसीलिए इतना कोई खोना नहीं चाहता। The interesting thing is that आज या कल ही शायद कैबिनेट कमेटी जो है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का ही होगा, मोदी गवर्नमेंट का जो कैबिनेट अप्रूव्ड द यूके एंड इंडिया ट्रेड डील। और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि इंडिया जितने बड़े पैमाने में रशियन ऑयल रिफाइन करता है, खास करके नायरा एनर्जी का, वो अल्टीमेटली जाता यूरोप में ही था। लेकिन यूरोप एक ऐसा मतलब एक ऐसा नमूना है कि वो रशिया से तेल तो हर तरह से खरीदता है। रशिया के ऊपर देयर आर 18 राउंड्स ऑफ सैंक्शंस दे हैव पुट ऑन रशिया। 21,000 18 rounds of 81 rounds consisting of 21,000 sanctions। अच्छा, 21,000 sanctions। तो ये इन लोगों ने करके रखा। फिर वो थर्ड पार्टी से वो रशियन ऑयल खरीदता था। मतलब पहले क्या था कि अगर वो रशियन ऑयल is getting refined in India, तो उसको फिर it was no more defined as Russian oil, it was defined as Indian oil. Now suddenly they have imposed sanctions on that. तो sanctions लगाने से बहुत सारे challenges आ जाते हैं। नायरा as it is, as purely as per media reports, कुछ हफ्ते पहले ये आया था कि नायरा might sell off that refinery to somebody, क्योंकि उनके खुद के कुछ challenges हो रहे हैं। But अभी जो रिसेंट रिपोर्ट्स है जिसके जिक्र भी आप कर रहे थे कि दे हैव प्लेज्ड की 70,000 करोड़ दे विल इन्वेस्ट, तो ये ना अब एक वो डिफाइंस वाला केस हो रहा है कि क्योंकि तुमने मेरे ऊपर सैंक्शन लगाया सो आई विल इन्वेस्ट मोर। और नायरा इज ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिफाइन करके एक्सपोर्ट करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन नायरा जो ओरिजिनली एसआर का था, दे हैव मोर देन 6,500 पेट्रोल पंप्स इन द कंट्री। सारी वो चीज है। सेकंड चीज है, आफ्टर यू हैव पुट दैट सैंक्शन ऑन एन इंडियन कंपनी, फिर उसके बाद आप ट्रेड डील करने आओगे तो क्या बोलोगे? तो इंडिया छोड़ देगा। सो इंडिया, आज के इंडिया जो है ना, इनके अपने चैलेंजेस है। कोई नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि इंडिया के खुद के चैलेंजेस नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस। बट आज का इंडिया जो है, दैट इज नॉट एन इंडिया ऑफ 1990 जब वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। लेकिन यूरोप में जो परसेप्शन ऑफ इंडिया है, आज भी वो 1990 वाला परसेप्शन ही है कि मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूं। हालांकि बीच बीच में दे बिकम डेस्परेट। अब कोई मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर निकलेगा, तुम देखना वो अपना मतलब पूंछ हिलाते हिलाते, दांत दिखाते दिखाते दौड़ दौड़ के आएगा, कुछ तो दे दो बाबा। ये भी करेगा। इनको पता है यूरो फाइटर कभी इंडिया लेगा नहीं, क्योंकि यूरो फाइटर के अपने चैलेंजेस क्या होता है, क्योंकि 4 अलग अलग देशों में बनता है, तो यू हैव टू कीप गुड रिलेशन विद 4 डिफरेंट कंट्रीज टू हैव 1 यूरो फाइटर। लेकिन वो यूरो फाइटर वाले आ जाएंगे कि कुछ तो दे दो बाबा, हाथ भी ऐसा कर लेगा, कुछ तो दे दो बाबा, ऐसा करेगा। बट उसके बाद दिखाना है कि देखो वी आर फर्स्ट वर्ल्ड, तो हम सैंक्शंस कभी भी लगा सकते हैं।
नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट अगर ये सैंक्शन लगाए ना, सी एज इट इज, अगर आप इंडिया के मार्केट देखो, देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ पेट्रोल इन इंडिया या क्रूड ऑयल इन इंडिया इज नॉट गोइंग डाउन एनी टाइम. इट शोज दैट इंडिया इज कंफर्टेबल विद द एक्जिस्टिंग ट्रेड डील्स. इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी एज इट इज. वेस्ट का मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं. सो वी आर नॉट डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील. वी आर नॉट डेस्परेट फॉर अ ट्रेड डील. तुम सैंक्शंस लगाना है लगाओ, हमारे इंटरनल मार्केट में इतनी डिमांड है, वैसे ही वो तेल बिक जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि नयारा का रिफाइनरी से क्रूड ऑयल रिफाइन होकर वहीं पे पड़ा रहेगा, खरीदने वाला कोई है नहीं. तो अमेरिका का भी प्रेशर है कि अब ये हो तो नहीं सकता कि अमेरिका के प्रेशर के बगैर ये सारे मुल्क काम करें, बिकॉज इनको पता है कि अमेरिकन मार्केट कैन गेट क्लोज फॉर अस. सो 2030 तक इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो कह रहे हैं कि 60 मिलियन पीपल होंगे, और अब वो जो 2050 तक दैट विल बी अबाउट $250 बिलियन. सो 60 मिलियन टू $250 बिलियन. मेरी वैसे असेसमेंट में ये जो उनकी मिडिल क्लास है, 60 मिलियन से ज़्यादा है, बट आई सॉ सम स्टैटिस्टिक्स वहाँ से बता रहा हूँ. सो मेरा ख्याल है कि इंडिया डज हैव $250 बिलियन ऑलरेडी. उनकी देखिए, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अच्छी भली मिडिल क्लास मौजूद है, ठीक है. इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ी मिडिल क्लास मौजूद है. इतना बड़ा 1.4 बिलियन का मुल्क है. तो ये जो अपर मिडिल क्लास आप देखें ना, ये जो फिनोमिनन है, इंडिया को ये एडवांटेज है कि भाई अगर उनके यहाँ कुछ 400 मिलियन बंदा ऐसा है जो कि अच्छा कमा सकता है अगले कुछ सालों में, 500 मिलियन बंदा ऐसा है, 400 मिलियन ही कर लें आप, फॉर एग्जाम्पल, लंबा ना जाए, 400 मिलियन पूरा अमेरिका, यानी कि यार एक पूरा अमेरिका बन रहा है, एक पूरा अमेरिका बन रहा है. तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो परचेजिंग पैरिटरी के अंदर और इंडिया की जो ओवरऑल इंपोर्ट डिमांड है वो भी फोरकास्ट बढ़ रही है. 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है, आप देख लें उनको आइंदा कहाँ से कितना फंड आएगा, क्या आएगा, फिर रिसोर्सेज बनेंगे. तो इंडियन जो लीडरशिप है वो दे आर इनटू द गेम, वो गेम में आ गए हैं कि हमें ये चीज़ करनी है. और सबसे जो की पॉइंट है, इफ़ यू आस्क मी, कि मोदी इतना सक्सेस क्यों हो रहा है और इतने सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, वो जिधर जा रहा है वो अपना चुप करके काम कर रहा है. ही इज़ नॉट इनटू सोशल मीडिया स्टफ, बट ही इज़ इनटू रियल बिजनेस. ईरान और इजराइल फ्यूचर क्या है, और पाकिस्तान जो है वो कहाँ स्टैंड करता है. और इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब को लंच पे बुलाया गया है, तो क्या डिमांड जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई होगी कि जनाब ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली हैं पाकिस्तान से. पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के एसेट्स इस्तेमाल करना, पाकिस्तान के बॉर्डरिंग इलाकों का इस्तेमाल करना, और अगर टोटल सरेंडर नहीं करते ईरानी, तब यह पाकिस्तानी तुरुप का इक्का खेला जाएगा. जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जा रही हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना, सीधी तरह के. एग्जैक्टली. इस किस्म की बातें हुई होंगी वहाँ ट्रम्प साइड. अब हमने क्या कहा, मैं नहीं समझता कि हम कुछ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते. हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी. अमेरिका इस वक्त हैंड्स इन हैंड्स है, साथी बना हुआ है इजराइल का, और हम ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ भी अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं. क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें भी यूज कर रहा है जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को यूज कर रहा है? देखें, अमेरिकन बहुत स्मार्ट हैं. जो पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है वो $130 अरब अब अदायगी के काबिल हो चुका है. अब इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने जो मुलाकात की है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से. ये जो मीटिंग है, दिस मीटिंग नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑलवेज अमेरिका के साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं. ये एक दफा नहीं 3 दफा आपके साथ हो चुका है. लेकिन इसके बावजूद जो कल की लंचन मीटिंग है, इसका मतलब है कि अमेरिका का खास इंटरेस्ट था इस दोहराने की मुलाकात के हवाले से ईरान इसराइल जंग. जो इजराइल ने जारियत शुरू की, नमस्कार दोस्तों. अब हम सबको पता है कि अमेरिका अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान की कोई भी सिचुएशन को यहाँ पर फेवर कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसको आज नहीं तो कल कुछ न कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो पाकिस्तान को देनी पड़ेगी. अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों आसिम मुनीर जो कि अमेरिका गया था,
अब उसके बदले उसने क्या डिमांड की है पाकिस्तान के पास से, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी कभी कुछ बताती तो है नहीं, वैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कुछ पाकिस्तान के अंदर बताती है नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट रहता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई उसने अचानक से बुलाया, उसके बाद एक न्यूज़ ये भी आई थी कि भाई उसको इनविटेशन नहीं मिला था, वो अपने आप पहुँच गया था। अगर अपने आप पहुँच गया फिर भी उसको इतना एंटरटेन किया है, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अमेरिका कुछ न कुछ करने वाला है। और हो सकता है कि भाई अब जो न्यूज़ आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि अमेरिका चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर री एंट्री मतलब वैसा नहीं जैसी पहली थी, लेकिन उसका कोई पर्पस होगा, उसको सॉल्व करने के लिए वो आना चाहता है, और उसके लिए उसको पाकिस्तान के पास भी एक बेस चाहिए। पता नहीं कौन सी चीज़ यहाँ पर आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन होगी ज़रूर। इसी के साथ ही ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। सेठ साहब, आप बता रहे थे कि ईरान से मुतालिक पाकिस्तान से क्या कहा गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट कोई इसका पहलू आप बताने वाले थे। तो सबकी निगाहें इसलिए भी हैं कि ईरान से मुतालिक अमेरिका क्या चाह सकता है पाकिस्तान से। आपने एक बात देखी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफी स्ट्रॉन्ग आवाजें आई हैं अगेंस्ट इजराइल, कि ये ना हो कि ये जो आवाज़ें स्ट्रॉन्ग आ रही हैं ये कोई और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे फॉर अमेरिका। एंड सो देयरफॉर आई थिंक इस किस्म की भी हिदायत दी होगी कि इस वक्त हम जो करने जा रहे हैं उसकी ये जस्टिफिकेशंस हैं, और हम आपको बता रहे हैं वी टेकिंग यू इनटू कॉन्फिडेंस। तो वी एक्सपेक्ट कि आपकी तरफ से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी, कि ज़रा ये जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, इनको ज़रा रोकें। नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट इशारा यही होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं कि रिजीम चेंज के लिए पाकिस्तान का कोई किरदार हो सकता है ईरान में? देखिए, ये तो उसने नहीं कहा होगा कि हम रिजीम चेंज के लिए जा रहे हैं, मगर सबको पता है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। उसके बगैर अमेरिका एंड इजराइल कैन नेवर रेस्ट एश्योर्ड कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम रिवाइव नहीं होगा एंड सो ऑन। देखिए ना, उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने रेजीम चेंज हर जगह पे करा दिए। उन्होंने लिबिया में करा दिए, उन्होंने सीरिया में करा दिए एंड सो ऑन। तो अब वो वक्त तो था कि अब ईरान में दे वांट रेजीम चेंज इन ईरान, बिकॉज उनका ख्याल था कि ईरान ये सब चीज़ों के पीछे है, एंड दैट वाज द फैक्ट। ए प्रॉक्सीज थी इन मेनी वेज फॉर ईरान, तो इसलिए ईरान वाज द अल्टीमेट टारगेट। एंड आई थिंक अभी वो सबको, क्योंकि उनके बड़े असासे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और अगर ईरान ने उन असासों को अटैक किया तो फिर और भी मसला बन जाएगा, बिकॉज वो सारे असासे जो है इनके मुस्लिम ममालिक में हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा, या बिकॉज अमेरिकन एसेट्स हैं वहाँ, तो देन वी विल बी इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि हम कहाँ खड़े हैं फिर। अगर सारे ये सबके ऊपर ईरान अटैक करता है और फिर काउंटर अटैक आती है, तो फिर वेयर अभी हम कहाँ स्टैंड। सो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इस किस्म की बातें हुई होंगी वहाँ, क्लियर इंडिकेशंस दी गई होंगी ट्रम्प साइड। अब हमने क्या कहा, मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी बात कर सकते थे जिसके साथ जो वो कह रहा था उसको हम डिनाई करते। हमने सुन ली होंगी, कहीं हमने हाँ में हाँ मिला दी होगी, कहीं रीअश्योरेंस दे दी होगी, और कहीं चुप कर गए होंगे। बट एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न्ड, उसने जो भी पैगाम देना था वो दे दिया होगा। ये सारे जंग के जो थिएटर है, इसके अंदर आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स का शॉर्टेज है ना सब साइड्स में। यूक्रेन गवर्नमेंट के पास भी, सोवियत यूनियन में भी, पाकिस्तान में भी इतने नहीं है, और ईरान में भी। कल को ये हो सकता है ईरान टर्न्स टू पाकिस्तान से हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो फिर हम क्या करेंगे? हम देंगे या नहीं देंगे? देते हैं तो अमेरिका जो है उसको पता चल जाएगा आपने दिया है, तो फिर आसमान गिरने की इम्कान होगा आपके ऊपर। और अगर आप नहीं देते तो फिर ईरान इसको कभी नहीं भूलेगा। तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आगे आने वाले हैं। यू विल बी पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अब क्या है कि आप इसराइल के खिलाफ तो बहुत बातें कर सकते हैं, मगर जब अमेरिका कोई एक्शन लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो कि यूनाइटेड नेशंस में जो छोटी मोटी आप बात कर सकते हैं, मगर इससे ज्यादा आप नहीं कर सके। ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग मैं समझता हूँ दिस मीटिंग विल टिल्ट द बैलेंस इन द फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। मगर वो बात की बात है, अब देखना ही है कि हम इसको हैंडल कैसे करते हैं, बिकॉज ऑलवेज अमेरिका के साथ बैठना जो है उसके बहुत हेवी कॉस्ट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली अमेरिका जब काम अपना करवा लेता है तो उठ के चला जाता है। ये एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा आपके साथ हो चुका है। सो नाउ वी आर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, और सो आई थिंक दैट्स वेयर वी आर राइट नाउ। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी इस वक्त चल रही है
कि जनाब ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली हैं पाकिस्तान से। ये इस वक्त सबसे बड़ी टॉप न्यूज़, टॉप ऑफ द टॉप। देखिए पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखें अमेरिकन्स बहुत स्मार्ट हैं, वो बहुत लंबा सोचते हैं, उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कुछ है, दे नो क्या करना है और क्या नहीं करना। देखिए पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम इजराइल का जो एग्रेशन है ईरान के ऊपर उसको कंडेम करते हैं। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इजराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो